मैं इल्जाम लगाता हूं अरविंद केजरीवाल साहब की मानसिकता दलित विरोधी है। दलित विरोधी इसलिए है कि आप मुझे बताइए कि राज्यसभा की जब बारी आती है तो उनको कोई दलित नजर नहीं आता, और जब फोटो लगाने की बारी आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो सबसे पहले लगाती स्कूलों में जाकर। अभी जो आपको लगता है कि जो फैमिलीज है 2100 रुपए में हमारे घर का जो भी महिलाएं जिनको देंगे उससे कुछ होने वाला है? समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नथिंग सर, बिल्कुल नहीं। हमें जरूरत है इस वक्त यहाँ पे जो ये लगातार ये लोग कहते रहे कि हम पानी फ्री दे रहे हैं, और आप एरियाज में जाकर देखिए लोग पानी खरीद के पीते हैं। अभी भी बिल्कुल झूठ है। लोग आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। ये तस्वीरें देखी आपने, ये नई दिल्ली 11 सफदरजंग रोड स्थित रामदास अठावले जी, जो आरपीआई पार्टी अठावले गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हेडक्वार्टर कह सकते हैं, पार्टी का मुख्यालय कह सकते हैं, वहां की तस्वीरें। मिठाई किस बात की बट रही है और ये लोग कौन हैं? ये दरअसल आरपीआई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले गुट के दिल्ली कार्यकारिणी के सदस्य थे। और किस बात पर खुश थे, किसे मिठाइयां क्यों खिलाई जा रही थी? क्योंकि आज पार्टी कार्यकारिणी की मीटिंग में 3 उम्मीदवार, वो उम्मीदवार जो दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव जिसकी पदचाप तेज हो चुकी है, उसमें अपनी किस्मत आजमाने वाले, और इन सबका श्रेय अगर किसी को जाता है पार्टी अध्यक्ष के बाद तो वो है दिल्ली प्रदेश आरपीआई अठावले गुट के प्रदेश अध्यक्ष फखरे आलम को। राजनीति, दूरदृष्टि, रणनीति, कूटनीति, जमीनी दिल्ली की जमीनी पकड़, समझ और कार्यकारिणी के सदस्यों के चयन की जो सूझबूझ, जो विद्वता इस युवा नेतृत्व में है, वो भूतो न भविष्य में बहुत कम नजर आती है। मित्रों, मैंने उनके तीनों कैंडिडेट से भी बात की और दिल्ली कार्यकारिणी में आए हुए उनके शुभचिंतक और समर्थकों से, जिनका मोरल बहुत हाई है। आखिर किस लिए? बीजेपी का सीधा टकराव है इस वक्त आम आदमी पार्टी से, विगत 3 चुनावों से चला रहा है दिल्ली के। लेकिन इस बार केजरीवाल जी के लिए राहें आसान नहीं है। क्यों नहीं है? पीआई दिल्ली प्रदेश आरपीआई अठावले गुट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष फखरे आलम से इस बारे में बातचीत की। हिंदू धर्म में हमेशा दान की बात कही गई है, तो ये कौन सी महिला कहाँ से ढूंढ के लाएंगे जो 2100 रुपए देके उसका सम्मान बढ़ाएंगे? ये हमारी समस्या बना। केजरीवाल जी ने भी सहायता देने का ऐलान किया है, जकात का नाम तो लिया नहीं है। सहायता किस चीज की सहायता? जो हमारे क्षेत्र में आपने लॉ एंड ऑर्डर को देखा होगा कि उन्होंने कहा कि पुलिस मेरे हाथ में दो, जबकि हम जानते हैं 10 रुपए की एप्लीकेशन हर समस्या का समाधान करती है। तो महिलाओं को सिक्योरिटी चाहिए या 2100 रुपए चाहिए? तो आप कि भाजपा अपना कैंडिडेट देते डर रही है। राम मंदिर का प्रचार है, महंगाई की मार है, तो उसमें 2100 रुपए क्या काम करेंगे आप मुझे बता दीजिए। हर आदमी का आज का एक दिन का खर्चा 5000 रुपए, महंगाई इतनी है तो 2100 रुपए किस महिला की मदद करेंगे और क्या मदद करेंगे? आखिरी सवाल आपसे यही है इसी से संबंधित, आपका लक्ष्य ये है कि महिलाएं पीछे हट जाएं क्योंकि ये जकात जैसा है, या आपका लक्ष्य यह है कि केजरीवाल जी इसका कुछ और नाम रख दें? खुद जेल जाने के चक्कर में तैयार बैठा है। एफआईआर के बाद वो बेल पे बाहर है, वो किसी की मदद क्या करेगा? कितनी सीटों पर अठावले गुट दिल्ली के चुनाव में 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहा है इस बार? नहीं, हमारी जो सोच है वो 20 से 30 सीटों पे हम अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है, वो हमारे लीडर की जो सोच है वो बिल्कुल डॉक्टर अम्बेडकर वाली है। हमारा मकसद समाज के बीच में जाकर के समाज के जो दबे कुचले लोग हैं
उनको ऊपर उठाना, उनकी मदद करना। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर व देश के अंदर एक बहुत ही खतरनाक चीज़ पनपी है, वो है नशा। हमारा 15 साल से लेकर के 25 साल तक का जब नौजवान बच्चा होता है, जब वो नशे में पड़ जाता है तो उसके माँ बाप से पूछिए कि उसके दिल पे क्या बीतती है। और 25 साल की एज तक जाते जाते वो एक जिंदा लाश बन जाता है। हमारा मकसद है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले का नारा है, दिल्ली को नशा मुक्त करना लक्ष्य हमारा है। नहीं, क्या सोचा है, कैसे आप मुक्त करेंगे इसको? देखिए साहब, मैं समझता हूं कि जो लोग टूट जाते हैं दिमागी तौर पे, दिली तौर पे, समाजी तौर पे, जो टूटते हैं, जिन्हें प्यार नहीं मिलता, जिन्हें आदर सम्मान नहीं मिलता, वो नशे की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। चलिए, दिल्ली चुनाव की बातें करते हैं हम आपसे। 2 छोटे सवाल, उसके बाद मैं इन लोगों से एक एक बाइट लूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपका गुट एनडीए का एक गुट है, जाहिर सी बात है। क्या इस चुनाव में आपने अपने उम्मीदवारों के लिए कोई ऐसी सीट नहीं मांगी कि कुछ सीटें वो आपके लिए छोड़ दें? ये नौबत क्यों आई कि वो भी बीजेपी के भी लोग खड़े होंगे, आप भी खड़े हो जाओगे बीच में? नहीं, देखिए, हमारा जो गठबंधन है बेसिकली वो भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र में है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे फिलहाल भाजपा को ये लगता है कि हमारे पास में मजबूती की कमी है, जबकि हमें मुस्तफाबाद सीट, ओखला सीट मिलनी चाहिए थी। एक चीज, दिल्ली का चुनाव बड़ा महंगा होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। फंड के लिए क्या व्यवस्था है? फंड के लिए मामला ये है कि देखिए, जो गरीब लोग हैं हमारे आसिफ एजाज साहब, जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उनकी कमेटी के अंदर 25 लोग हैं और हमारे पास भी कुछ लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग और रामदास अठावले जी की सोच पे चाहत रखने वाले लोग हैं। हमें यकीन है कि बहुत आगे बढ़ करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को फंडिंग करने जा रहे हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बहुत मजबूत चुनाव लड़ने जा रही है। चलिए, नाम बताइएगा दर्शकों के लिए। सचिन गुप्ता। सचिन गुप्ता जी, व्यापार छोड़कर सियासत के लिए क्यों सोचे कि सियासत ज़्यादा बेहतर व्यापार है? मुझे लगता है सियासत में पैसा है। सियासत में पैसा है? नहीं है, मुझे नहीं लगता। ईमानदार आदमी के लिए। बाकी तो चलिए, हम उसकी बात नहीं करते। आपने जो विधानसभा चुनी है, ऐतिहासिक जगह है और वहाँ तो मतलब उसकी काया पलट दी है केजरीवाल जी ने। आप ये नहीं सोचते कि बहुत बड़ा, मतलब एक तो आप यंग हैं, पहली बार लड़ रहे हैं मेरे ख्याल से, उम्र को देख के तो यही लगता है। तो टकराव किस तरह, तिकोना है या किसी से नहीं है? किसी से नहीं है। किसी से नहीं है। प्राथमिकता किस चीज़ की है वहाँ पे? आप अगर मान लो जीत गए तो आपके लिए विकास की प्राथमिकता में कौन सी चीज़ प्रेफर करेंगे सबसे पहले रखें? पहले तो लोगों का एक ऑफिस बनाकर लोगों को ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी हर चीज़ के बारे में। किस तरह की ट्रांसपेरेंसी? जो कार्य होंगे, मुद्दा क्या होगा आपका वहाँ के लिए? किस चीज़ का विकास करना मतलब आपकी प्राथमिकता होगी अगर आप जीतते हैं? व्यापार की। व्यापार तो यार वहाँ का नहीं, अरबपति आदमी है, वो इंडिया को लोन दे दें। डाउन हो रहा है। हैं? पहले से बहुत डाउन हो चुका है। वजह वहाँ की सबसे बड़ी समस्या आपकी नज़र में क्या है? देखिए, हम 200 साल से उस सीट पे पैदा होके बड़े हुए, खड़े होने की तो बात की बात आती। हमारे बाबा, हमारे पड़बाबा, हमारे पिताश्री, उसके बाद हम, हमारी जनरेशन सब उसी सीट की है। उस सीट में कौन सी परेशानी नहीं है जिसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूं। हमारी जो सीट है वो सेकुलर। प्रेफरेंस किसे देंगे आप? अभी बताता हूँ मैं आपको। हमारी सीट जो है वो सेकुलर सीट, और हम कायस्ता मटिया महल में पैदा हुए। जहाँ बड़ा हल्ला रहा है कि मटिया महल में मुसलमान ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत सारे कायस्त भी रहते हैं, पंडित भी रहते हैं, जैनी मंदिर भी हैं, पनिये भी रहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी हैं वहाँ पे। तो वहाँ हमारी सबसे पहला मेन एम है कि हमारे जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च हैं उनको पाक पवित्र बनाओ। उसके लिए हम 2003 से लगे हुए हैं।
हमने ही 2003 में एक स्लोगन दिया था कि हम बनो। लोग मैं की बात करते हैं, तो उसमें हमने कहा था हम है से हिंदू, मैं से मुसलमान, हम दोनों के पूर्वज भारत की आज़ादी के लिए कुर्बान। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो इतना महान है, जो भारत में पैदा हुआ है वो उसकी संतान है, बाकी सब सवालिया निशान है। सबसे बड़ी क्वालिटी हमारे क्षेत्र की है कि राह चलते को गले लगाता है, विकास के नाम पे उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाता है, अपने हक की रोटी बांट के खाता है, फिर उसके बाद वो एरिया कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बन जाता है। 93 से देखा है मैंने उस क्षेत्र को, फौरन पार्टी बदलते हैं, चले जाते हैं। कहीं ना कहीं जातिगत मुद्दा तो भारी है, धर्म का उतना ज़्यादा वो नहीं है। तो आप अपने मुकाबले सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात किस चीज़ का देख रहे हैं? कि अगर आप आपने कहा कि 93 से जो जीत के इधर उधर भाग जाते हैं, उन हमारे क्षेत्र ने अपने धर्म या जात के नाम पे उनको जिताया, लेकिन उन्होंने क्षेत्र को हमेशा हराया। जो जीन की पैंटें बेचा करते थे, जो छोटे छोटे रेडियाँ लगाया करते थे, आज उनको ये नहीं पता उनके पास कितना पैसा है। मीना बाजार के अंदर इंक्लोजमेंट देखिए, जो जहाँ बादशाह घूमा करते थे वो उस जगह को देखिए। उसके बाद आप दरियागंज से चलिए, मटिया महल होते हुए हंसका जी की तरफ जाइए। जितना आपको पूरी दिल्ली घूमने में टाइम लगेगा, उतना टाइम आपको वहाँ लग जाएगा। वहाँ पे दिक्कत कहाँ आती मैं है? आपको बता रहा हूँ, स्थानीय लोग बाधक हैं। मैं आपको वहीं लेके आया। जिसको वो अपने धर्म के नाम पे जिताते हैं, वो उन्हें हरा देते हैं। आपका होमवर्क कितना है वहाँ लड़ने के लिए? देखिए, लड़ने के लिए तो अगर मैं क्षेत्र की बात करूंगा, मैं कह रहा हूँ 200 साल से मैं वहीं पैदा होकर बड़ा हुआ हूँ। सर वो ठीक है, लेकिन आदमी अपने प्रोफेशन में लग जाता है, समाज सेवा से जुड़ा आदमी, उसकी इमेज अलग होती है। उस टाइम कांग्रेस की बड़ी हवा हुआ करती थी, शीला दीक्षित जी दिल्ली की सीएम हुआ करती थी। उस टाइम मैं लड़ा था 2003 के अंदर, तो सेकंड नंबर पे आया। किस पार्टी से? देवेगौड़ा साहब की पार्टी से। अच्छा। भगवान ने इतना बहुबल दे रखा है कि हमारा कोई काम नहीं रुकता, और हमारे पास आए हुए किसी आदमी का काम नहीं रुकता। तो जिन लोगों की आप चर्चा करना चाहते हो वो सब मुझे जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम एक उम्मीदवार ऐसे मिले जो ज़मीनी जिनकी पकड़ है, इमेज है, और चूंकि संविधान से जुड़े हुए हैं, वकील हैं, लड़ना बहुत बेहतर जानते हैं कानून। मेरा सिर्फ अपने क्षेत्र वालों से ये अनुरोध है कि आप अपनी बात को आगे लेकर आओ, 10 रुपए का कागज लगाओ, सारी समस्याओं का समाधान होगा। आरटीआई क्या पार्टियां और भी इस चीज़ का झंडा भी और नारा भी बुलंद कर रही हैं कि दिल्ली नशा मुक्त हो एकदम से, लेकिन प्रयास कितना किया है लोगों ने? देखिए, दूसरों के प्रयास का हमें नहीं पता, क्योंकि अगर दूसरे प्रयास करते तो रिजल्ट आपके और हमारे सामने होता। हम जिस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं जुड़ के, हमें उसका पता है कि आने वाला वक्त जो है वो एक खाली दिल्ली नहीं, पूरा देश नशा मुक्त होगा। क्योंकि हमारी जो एक पूरी टीम है उसकी एक यही सोच है कि नशा मुक्त देश बनाना है, क्योंकि ये फ्यूचर है हमारे बच्चों का, और इसके लिए हमें काम करना है। आज आवाज़ उठाएंगे तो जब भी तो आगे तक आवाज़ जाएगी ना। क्या नाम है आपका? सर अब्दुल हफीज़ खान। लड़ने का इरादा है नहीं सर, इस बार? थोड़ा सा मैनिफेस्टो की जिम्मेदारी दी है जी। किस तरह के मैनिफेस्टो होंगे, और कुछ हमने बनाए भी थे पहले भी। अच्छा। इस पे हम कार्य कर रहे हैं। जनता को, वोटर को खींचने के लिए नहीं, वोटर बेहतरीन खींचने से- चीजें डालना या फिर अमल करने के इरादे अमल से? करना। जैसे सर ने कहा अभी, मनोज सर ने, कि जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों का विश्वास, लोगों के कार्य होना ज़रूरी है। जी जी। हम ITR के थ्रू जाएंगे, RTI लगाएंगे, जैसे सर ने कहा कि 10 रुपये के उस पर काम हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से हमारा एक दूसरा है कॉल बैक। अगर कोई काम नहीं करता तो एक कानून है कॉल बैक, उसे वापस बुलाया जाए। तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी, जैसे दूसरे सर ने कहा था, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो हम जगह जगह पे सूचना केंद्र, यानी कि अवेयरनेस सेंटर होंगे हमारे, जागरूकता केंद्र, जो हम एक MCD स्तर पे बनाना चाह रहे हैं। MCD स्तर पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब बिल्कुल नीचे से चलेंगे और वो जिला स्तर तक रहेंगे। उस अवेयरनेस सेंटर में हमारी सरकारी योजनाएं सबको पता होंगी। अगर किसी को नहीं पता तो वहाँ आके पता करें, प्लस हम उसकी हेल्प करेंगे। वो चाहे आधार कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे पेंशन का प्लान हो, चाहे हेल्थ का हो, किसी भी तरह की मिलने वाली सुविधा जो सरकार हमें दे रही है, वो सरकार किसी की भी हो, हमारा मेन मकसद है कि लोगों तक उसकी बात, उसकी परेशानियों को दूर करना। एक चीज देखा जाता है, हर बार इल्जाम लगता है चुनाव आने के वक्त
काफी लोगों को और एक संप्रदाय विशेष के वोट काट दिए जाते हैं, लिस्ट से निकल जाता है, उसके विषय में भी आप कुछ करने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, अवेयरनेस सेंटर का मतलब ये है कि जागरूक करेंगे, जिसकी जो चीज़ें नहीं है वो हमसे आके मिले। अगर उसका वोट कार्ड नहीं बना हुआ या किसी वजह से हट गया है या कोई भी परेशानी उसके साथ चल रही है, वो हमें बताएगा तो हम उसके साथ ये काम शुरू कर दिया आपने या शुरू होगा? हमारा ऑलरेडी चल रहा है काम, चल रहा है पहले से। जैसे मैम है एनजीओ से जुड़ी हुई, मैम कर रही हैं, हमारे अलग अलग समाज सुधार ट्रस्ट जुड़ी हुई है जो नशा पे काम कर रही है, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, कोई हेल्थ पे काम कर रहा है। तो ये ऑलरेडी अब हम एक जुड़ के एक मंच पे लाके इस काम को ले जा रहे हैं। बहुत 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल बीजेपी रही, 10 साल और 11वें में छलांग मार चुके हैं और अब शायद तीसरे सत्र की तैयारी आम आदमी पार्टी की खुद है। बदलाव चाहिए? जी बिल्कुल। क्या लगता है कि ये भी विकास नहीं कर रहे? इनका तो बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का। बस शोर तो सुनने को सबका ही मिलता है, लेकिन विकास को क्या हुआ? अब तो विकास नहीं हुआ कुछ कहाँ भी। हुआ विकास? आप बताइए, महिलाएं तो एकदम लालायित हैं कि बसों में फ्री घूम रहे हैं और अब 2100 का चारा फेंक दिया गया है। फ्री घूमना विकास नहीं है, ये तो और विकास के नाम पे और दब्बा है। स्कूल के मामले में क्या स्कूल कहेंगे? के मामले वो में- कहते हैं विश्व स्तर का स्कूल बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी इतना नहीं हुआ है, लेकिन हाँ है कि थोड़ा काम चलता है। आपके दिमाग में आते जाते ये तो जरूर लगता होगा कि ये चीज पर अगर कोई सरकार काम करती तो बहुत बढ़िया था। वो ऐसा कौन सा काम है जो कोई हाथ नहीं लगा रहा है? विकास की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए देश के अंदर, दिल्ली के अंदर खास करके देखो, दिल्ली में बहुत अभी गंद बाकी है जो निकल नहीं रहा। वही गंध तो मैं ठीक है। जानना चाहता हूँ। ये गंद अब तुम ओखला में देख लो जाके। कभी भी आप न्यूज़ देखती हैं, आप देखती होंगी दिल्ली में अपराध बढ़ रहा है, दिल्ली में नशा बढ़ रहा है इसलिए अपराध भी बढ़ रहा है। क्या आप मानती हैं कि ऐसा ही है? नशा है, बट वो किस वजह से कि टेंशन, लोगों में टेंशन जो आ गई है, तनाव है, तनाव है, और वो बेरोजगारी का है, हर चीज का है, बेरोजगारी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। और ठीक है, जो अभी तक जो पार्टी जो दावे कर रही है हम ये करेंगे वो करेंगे, करें, अच्छी बात है। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारी पार्टी है करवाने के लिए। आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी भी तो उन्हीं के साथ मिली हुई है जो सबका साथ। कोशिश मैं करती हूँ पूरी। चलिए, ये तय है कि दिल्ली में जो तीसरी बार पावर में आने का सपना देख रहे हैं केजरीवाल, दिल्ली घूमने के बाद ये पता लग चुका है कि उनके लिए राहें बहुत मुश्किल हैं इस बार। ऐसा क्या कभी आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि ये गुट एकदम से हाईलाइट हो जाता अगर 2-3 सीटों पर बीजेपी से समझौता हो जाता कि वो सपोर्ट कर दे? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस समय दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आपको नजर आ रही है, खासकर मीडिया में। लेकिन धरातल के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 58वें गुट के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं सबसे ज्यादा फील्ड में। नंबर 2 बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया होता तो वो एक जो उन्होंने कन्फ्यूजन भरा नारा दिया है प्रति महिला को 2100 रुपए देने का, वो नहीं करते। अगर वाकई वो महिलाओं का सम्मान कर रहे थे या उनके प्रति उन श्रद्धा थी तो हर पुजारी को 18,000 रुपए देना, हर मौलवी को उनकी सैलरी बढ़ा करके देना, ये इस टाइप के लुभावने वादे अरविंद केजरीवाल नहीं करते। ये हर व्यक्ति इस बात को अच्छी तरीके से जानता है।